आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 14 में वर्तमान भारत में राज्य की लोकतांत्रिक आधार बेस क्या है। इंडिया में वर्तमान भारत इंडिया में राज्य के लोकतांत्रिक बेस क्या है, आधार क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि इंडिया में राज्य की लोकतांत्रिक बेस क्या है, आधार क्या है। आप बोलते हैं किसी आदमी को, अरे वो आदमी का बेस क्या है, क्या करता है। हर कोई का बेस होता है, एक आधार होती है हर कोई का। एग्जाम में आएगा वर्तमान भारत में राज्य के लोकतांत्रिक आधार कौन कौन है, क्या है, क्या समझते हैं, क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए। आंसर क्या होगा? एक होगा। आपको जानना समझना है इंडिया में राज्य की लोकतांत्रिक आधार बेस क्या है, समझना है इसके बारे में। आपको गहन अध्ययन करना है आपको इसे, इसका बेस क्या है भाई, आधार क्या है भाई। किसी चीज का बेस होता है, आधार होता है। आप मानते हैं एक चीज को? तो देखिए, कोई भी राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से करता है, पॉलिटिकल संस्था के माध्यम से करता है अपनी शक्ति का प्रदर्शन। भारत भी इसका एक अपवाद है, अपवाद नहीं है। भारत भी इसका एक अपवाद नहीं है। भारत में, इंडिया में इस प्रकार की संस्था भारतीय संविधान है। क्या है भारत में? इस प्रकार की समस्या एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। भारतीय संविधान ही वो आधार है जो भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य का रूप प्रदान करता है। यह सरकार की शक्तियां तथा कर्तव्यों को निर्धारित करने के साथ ही जनता के उन अधिकारों को स्पष्ट करता है जिनसे हटकर सरकार कोई कानून नहीं बना सकते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के निम्नलिखित आधारों का स्पष्ट किया गया है। अब कौन कौन आधार है देखिए। फर्स्ट पॉइंट है संप्रभुता, सोवेरेनिटी। संप्रभुता, सोवेरेनिटी, SOVEREIGNT, सोवेरेनिटी। संप्रभुता का प्रभु सत्ता से अभिप्राय राज्य की एक ऐसी सत्ता से है, अथॉरिटी से है, जो अपनी आंतरिक और बाह्य क्षेत्रों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और जो किसी बाह्य व्यक्ति के अधीन न हो। इस सत्ता के अंतर्गत संपूर्ण विश्व में मान्यता प्राप्त होती है। ऐसी सत्ता के प्रति रूस उस देश के नागरिक सम्मान का भाव रखती है। किसी राज्य को, स्टेट को सर्वोच्च शक्ति प्रदान करने के लिए उसका संप्रभुता, सोवेरेनिटी संपन्न होना अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है। समझने वाला बात है। भारत एक ऐसा ही संप्रभुता संपन्न राज्य है। इंडिया क्या है? एक संप्रभुता संपन्न राज्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति में आजादी के बाद पश्चात भारतीय संविधान ने भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। समझ गए पढ़ाई को? दूसरा पॉइंट है संसदीय प्रजातंत्र। प्रजातंत्र को जनतंत्र या लोकतंत्र भी कहा जा सकता है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। भारतीय संविधान में जनता को संसदीय प्रजातंत्र का जनतंत्र घोषित किया गया है। प्रजातंत्र में जनता का क्या घोषित? जनतंत्र घोषित किया गया है। बात समझ रहे? पढ़ाई समझ रहे हैं? जनतंत्र घोषित किया गया है, समझ गए? है ना? जनतंत्र घोषित किया गया है। अब आइए तीसरा पॉइंट आइएगा, क्षेत्रीय संरचना, है ना, फेडरल स्ट्रक्चर। भारत की जैसे विविधता वाले विशाल देश के लिए यह आवश्यक है कि राज्य की प्रभावशाली शक्ति बनाने हेतु एक संघीय संरचना स्ट्रक्चर को हमें मजबूत करना होगा। क्या करना होगा? स्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, है ना। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में की गई। भारत की संस्कृति संघीय व्यवस्था में सरकार का गठन हेतु सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर किया गया है। चौथा पॉइंट है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये डेमोक्रेसी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेशंस। भारत
गांव का देश है और गांव की प्रगति तथा उन्नति पर भारत को प्रगति तथा उन्नति निर्भर है। गांव भारत गांव का देश है। गांव से ही विकास की रास्ते उत्पन्न होती है, संपन्न होती है, शुरुआत होती है। कोई भी आदमी गांव से ही शहर में बसा हुआ है और गांव से ही सर्वगुण संपन्न लोग शहर में निवास कर रहे हैं। कोई भी कितना ही बड़ा आदमी बन गया, वो देहात से ही आकर प्रवेश करता है शहर में और शिक्षित होकर एक महान नायक बनता है, एक कलाकार बनता है, विद्वान बनता है, गिनती होती है। इसके साथ ही संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सूची की प्रविष्टि 5 में प्रथम ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करके उनके विषय में कानून बनाने का अधिकार भी राज्य को दिया गया है। 5वां पॉइंट आइए, धर्मनिरपेक्षता भी एक इसका महत्वपूर्ण बेस आधार माना जाता है। धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र का प्रमुख आधार है। भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है, जिसका अर्थ है कि राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है। राज्य की दृष्टि से सभी धर्म क्या है? सम्मान है, सब एक समान है, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। देखिएगा इसमें 6ठा पॉइंट है न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता। न्याय, स्वतंत्रता और समानता भी एक महत्वपूर्ण बेस आधार माना जाता है। देखिएगा इन जस्टिस फ्रीडम एंड इनक्वालिटी, न्याय, स्वतंत्रता और समानता किसी भी देश की समानता के मूल मंत्र हैं। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का मूलभूत भी न्याय, स्वतंत्रता और समानता ही हैं। भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन्हीं के आधार पर अपनी नीति निर्धारित करती है। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में न्यायालयों को स्थापित हुआ और पर वहाँ होने वाला न्याय भारत के हितों में न होकर ब्रिटिश सरकार के हितों में होता था। इस प्रकार से ब्रिटिशकालीन न्याय भेदभाव पर आधारित था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में निम्न स्तरीय न्याय व्यवस्था, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय स्थापित की गई। समझ रहे बात को? जिला में सभी चीज की व्यवस्था की गई और न्यायालय की व्यवस्था की गई। अगला आइएगा, समानता का विचार अधिकारों तथा अवसरों की समानता का प्रतीक है, ताकि सब एजुकेटेड समाज के लिए प्रत्येक सदस्य को, मेंबर को अपने विकास के सर्वाधिक संभव अवसर उपलब्ध हो सके, सभी को काम करने का अवसर उपलब्ध प्राप्त हो सके। बात समझिएगा, तो हमारा देश, समाज, सोसाइटी विकास की रास्ते में होगा और नागरिक समान तथा पे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर ध्यान समान रूप से लागू होती है। पश्चात परंपरागत जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज में अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले विकास की अवसर उपलब्ध न हो सके थे। यानी आज़ादी के पहले कोई तरह का विकास, डेवलपमेंट नहीं हुआ था ट्राइबल सोसाइटी में। बात समझने वाला चीज़ है, बात समझ रहे हैं? लास्ट पॉइंट है बहुदलीय प्रणाली भी इसका एक प्रमुख बेस, प्रजातांत्रिक बहुदलीय यानी लोकतांत्रिक देश का एक बेस आधार माना जाता है। ये समझने वाली बात है। भारत में सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारत में कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ये क्वेश्चन आएगा कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन जेपीएससी बीपीएससी में पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 1985 में हुई थी। इसको लिखिएगा डिटेल्स में और इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। पश्चात भारतीय साम्यवादी दल सीपीआई की स्थापना 1922 में हुई थी। सीपीआई की स्थापना 1900 में हुई थी? 1922 में हुई थी। और 2014 में संपन्न 16वीं लोकसभा चुनाव में पूरे देश में कुल 1687 राजनीतिक दल थे और जुलाई 15 में इनकी संख्या बढ़कर 1866 में हो गई। 14 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यहीं के भाजपा को 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। बस आज इतना ही।